बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों, क्या हाल है? आप सबके ठीक ठाक हैं? पहले तो आपसे माजरत इतना लेट वीडियो अपलोड करने के लिए। तो ऑफिस से टाइम नहीं मिलता था, दूसरा घर की कुछ मसरूफियत, तो बस लेक्चर तैयार नहीं कर पाया फॉर दैट। लेकिन आज आके चलो तैयार हो गया, तो वो मैंने सोचा अपलोड कर देते हैं थोड़ा सा। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वेटेज दी जाए तो मेरे हिसाब से ये दूसरे नंबर पर आना चाहिए। इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन मस्ट पेपर में आएगा। हमारे एमकॉम में हम इसको वेटेज देते थे, कैपिटल बजटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था ये, और इसमें पेपर में क्वेश्चन लाजमी आया। तो उसी हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी क्वेश्चन आएगा, लाजमी आएगा। टॉपिक में दो चीज़ें हैं, कैश फ्लो और कैपिटल बजटिंग। इसको कुछ लोग ये समझ रहे होंगे ये कैश फ्लो से मुराद कैश फ्लो स्टेटमेंट है। नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है ये है कैपिटल बजटिंग, और फिर उससे आने वाला जो रिटर्न होगा उसे कैश फ्लो कहा गया है। हमने एक जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दी और उस इन्वेस्टमेंट से हमें कब कब कितना कितना रिटर्न मिलेगा, उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश फ्लो का नाम दिया गया। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर इसकी कुछ टेक्निक्स हैं वो आगे जाके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कैपिटल बजटिंग होती क्या है। जो मैंने टॉपिक बताना था कि ये कौन सा टॉपिक है, वो ये देखें यहाँ पे। ये हमारा टॉपिक बनता है ये कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या है और उसकी जो बजटिंग करनी है वो कैसे करनी है। फिर उसके बाद आता है कैपिटल बजटिंग, इसमें उसकी टेक्निक्स आ जाएंगी, कैसे आपने कैपिटल बजटिंग करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो किसी भी कैपिटल बजटिंग को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसकी एस्टिमेशन को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आज हम देखेंगे कि कैश फ्लो क्या होती है, कैसे कैश फ्लो रिटर्न होता है और कैसे हम एक बजट या एक प्रपोजल बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? ओवरव्यू में देखें, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इज टू एफिशिएंटली मैनेज वर्किंग कैपिटल। एफिशिएंटली मैनेज करना होता है किसको? वर्किंग कैपिटल को। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटीज माइनस कर दी जाती हैं तो नेट वर्किंग कैपिटल आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये काम होता है कि जो वर्किंग कैपिटल उनके हाथ में है उसको किसी एफिशिएंट तरीके से मैनेज करें ताकि हम उससे ज़्यादा बेनिफिट इस्तेमाल कर सकें। मिसाल के तौर पे उनके पास 1 लाख रुपए है जिससे उन्होंने बिजनेस को रन करना है। एसेट्स फिक्स निकाल के, फिक्स लायबिलिटीज निकाल के, उनके पास जो 1 लाख रुपए जिससे वो अपने बिजनेस की रनिंग कर रहे हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, बिजनेस का जो है ना वो चीज़ें लेते हैं, बेचते हैं, ये वो 1 लाख रुपए है। उस 1 लाख में से उन्होंने फॉर एग्जाम्पल 50,000 की जो है ना वो चीज़ें खरीद ली, स्टॉक खरीद लिया। अब 50,000 रुपया जो उनके पास बाकी बचा है उसको उन्होंने या तो अपने क्रेडिटर्स को पे करना है जिनसे उधार चीज़ें ली हैं, और उधार चीज़ें उन्होंने जो पे करना है फ़ौरन ही पे नहीं करना, उनका एक टाइम लिमिट होगा कि 1 महीने 2 महीने बाद उन्होंने पेमेंट करनी है। तो अब ये जो पैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पास पड़े हैं इनको किसी और जगह पर लगा कर वहाँ से कुछ रिटर्न हासिल करना, ना कि वो जो 50,000 बचा है उसको अपने पास सेव कर लेना और फिर जब टाइम आए तो उसको पे कर देना। नहीं, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहती है कि आपने जो नेट वर्किंग कैपिटल आपका बचा है आपके पास, आप उसको ऐसे इस्तेमाल करें कि उससे आप मजीद रिटर्न इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए फिर ये डिसीजन लिए जाते हैं कि कौन सी जो है ना किस कैपिटल में हम उस पैसे को इन्वेस्ट करें कि उससे हमें रिटर्न आ जाए और उस रिटर्न को हम अपने क्रेडिटर्स को पे कर दें, हमारा पैसा भी सेव हो जाए और जो हमने प्रोजेक्ट लगाया उससे हमें कुछ रिटर्न भी आए, और उस रिटर्न को जमा करके हम अपने क्रेडिटर्स को पे कर दें या जब हमें ज़रूरत पड़े हम उससे परचेजिंग कर लें। When a business makes a capital investment, it incur cash outlay in the expectation of future benefits. Understood? जब वो कोई कैपिटल बजटिंग या कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका मकसद क्या होगा बिजनेसमैन का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि हमें इससे कुछ रिटर्न मिले, हमें इससे कुछ बेनिफिट्स मिले। एज वी नो कैपिटल बजटिंग इज डन फॉर द पीरियड मोर देन 1 year, so expected cash flow return must be on the 1 year.
तो कैपिटल बजटिंग का मतलब आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है कि जो मोर देन 1 ईयर हो। जो वो मोर देन 1 ईयर नहीं होगा वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा, वो तो रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट हो गई। जिसने आपने परचेजिंग कर ली, गुड्स बल्क में परचेज कर ली, वो आपको पता है साल के अंदर ही बिक जानी है, तो वो आपकी कैपिटल बजटिंग ना हुई, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना हुई। वो आपकी रूटीन की इन्वेस्टमेंट है, रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट है, जो आपने सेल करके उससे रेवेन्यू अर्न कर लिया। तो कैपिटल बजटिंग का मतलब आपने ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है जो मोर देन 1 ईयर आपको रिटर्न दे सके। देन आ रहा है आपके पास एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एसेट्स। तो कौन कौन से एसेट्स हैं जिनमें आप कैपिटल बजटिंग कर सकते हैं, मतलब जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कैपिटल बजटिंग कहलाती है। सबसे पहले सच एज इक्विपमेंट, आपने कोई इक्विपमेंट खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्डिंग एंड लैंड आपने खरीदनी है, वो भी कैपिटल बजटिंग में आएगी। एज वेल एज इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, वो भी कैपिटल बजटिंग में आएगी। अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप लगाना चाह रहे हैं, कोई और डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं, किसी और एरिया में लगाना चाह रहे हैं, तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी, कैपिटल बजटिंग कहलाएगी। अ न्यू प्रोग्राम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप न्यू प्रोग्राम लगा रहे हैं, कुछ रिसर्चर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये कैपिटल बजटिंग कहलाएगी। सबसे पहले आपने ये जानना है कैपिटल बजटिंग होती क्या है, फिर उसके बाद आप इसके आएंगे कैश फ्लोज पर कि कैपिटल बजटिंग करने से बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी कैश फ्लोज पे क्या फर्क पड़ेगा, कितना रिटर्न उसको कब कब मिलेगा। तो ये आप पहले इंट्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, कैपिटल बजटिंग का, कि आपको माइंड में बैठ जाए कि कैपिटल बजटिंग होती क्या है। In short, firm's future success and profitability depend on long-term decisions currently made. सिंपल के अब जो हम यहाँ पर अब डिसीजन करेंगे उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो पता ये चला कि फ्यूचर में हम जो जो बेनिफिट लेना चाहते हैं वो हमारे आज के डिसीजन पर डिपेंड कर रहा है। आज हम जैसा डिसीजन लेंगे फ्यूचर में भी हमें वैसा ही रिटर्न मिलेगा। आप में से हर बंदा ही जो है ना वो फाइनेंशियल मैनेजर है। अगर आप अपने एंड पे देखें तो आप क्या नहीं करते, आप यही देखते हैं कि मेरी कितनी इनकम है, मैं कितना पैसा कहाँ कहाँ लगाऊं तो मुझे कितना कितना रिटर्न मिलेगा, मेरी फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो पूरी हो सकती हैं मेरे इन पैसों से। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसको ज़रा हम अब एक पैटर्न में पढ़ रहे हैं, एक बुक फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा है। An investment proposal judged with its return the cash flow whether equal to greater than or required by the investors। ठीक है जी, किसी भी प्रोजेक्ट को आप कैसे जज करेंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट अच्छा रहा या बुरा रहा, उसके रिटर्न से, उसके कैश फ्लो से। या तो कैश फ्लो उसके इक्वल आएंगी जो आपने पहले से एस्टिमेट कर ली थी कि हमें ये प्रपोजल या ये प्रोजेक्ट इतना रिटर्न देगा, तो इसका मतलब है कि वो बेस्ट रहा। The required rate of return tool used to comparing the return from the capital asset। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कि हमें इस प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न मिलेगा, वो बताता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा बेनिफिट रहा। लेकिन वो अभी नहीं, वो हम आगे जाके देखेंगे इसको। इन दिस क्लास वी डील द कांस्टेंट रिस्क फैक्टर मॉडल मींस सेम रिस्क फैक्टर फॉर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे लास्ट हमने जो रिस्क एंड रिटर्न में पढ़ा था उसमें रिस्क मल्टी फैक्टर, टू फैक्टर रिस्क, बीटा, ये सारे फैक्टर्स थे। यहां पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जी फैक्टर रिस्क फैक्टर सारे प्रपोजल्स के लिए सेम है। मतलब हमने जो भी प्रपोजल्स बनाई हैं 2 3 4 के हम किस किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहां पर रिस्क फैक्टर सेम रहेगा सबके लिए। अब कैपिटल बजटिंग क्या होती है, इसको बाय वर्ड अगर डेफिनेशन बुक में जो लिखी है, जो बुक भी मैंने आपको बताई हुई है लास्ट टाइम किस बुक से हम ये तैयारी कर रहे हैं, वो बुक भी आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं जिसमें मैंने ये बताया हुआ था, रिस्क एंड रिटर्न में आई थिंक बताया था। तो उसका ये चैप्टर नंबर 12 होगा। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड सिलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हुज रिटर्न यानी कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड बियॉन्ड द 1 ईयर। तो ये कैपिटल बजटिंग है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट चूज करना जो कि एक तो साल साल चले, एक से ज्यादा साल चले, और फिर उससे हमें कैश फ्लोज भी रिटर्न मिले। हाँ जी, कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व होती है। इन्वॉल्व का मतलब ये कैपिटल बजटिंग करते हुए किन किन चीज़ों का देखा जाता है या कौन कौन सी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आ रही है जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल्स। जब भी कैपिटल बजटिंग की बात आएगी सबसे पहले वो आपसे ये पूछा जाएगा जी आपने कुछ जनरेट किया है प्रपोजल, बताएं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो पहला स्टेप क्या आ जाएगा जी, जनरेट जो है ना प्रोजेक्ट्स करने हैं या प्रपोजल्स उन्होंने बनानी है। दूसरा क्या है, एस्टिमेट आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर ईच इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स।
उन तमाम प्रोजेक्ट से आपने एस्टिमेट करना है कि कितना कितना हमें कैश रिटर्न मिलेगा। इनकम की बात नहीं हो रही, कैश रिटर्न की बात हो रही है, क्योंकि कैश फ्लोज हम जज करना चाह रहे हैं, इनकम जज नहीं करना चाह रहे। तो उसमें से भी आपने टैक्स माइनस कर देना, हालांकि टैक्स अभी पे नहीं किया होगा, ये तो फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें कितना कितना रिटर्न मिलेगा। तो आपने अभी से एस्टिमेटेड टैक्स लगाकर उसमें से टैक्स भी माइनस कर देना है कि फ्यूचर में हमें इस प्रोजेक्ट से ये कैश मिलेगा, क्योंकि हमने अपने नेट वर्किंग कैपिटल को इस्तेमाल करना है। तो नेट वर्किंग कैपिटल में क्या है, कैश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैश की ही जरूरत पड़नी है जब भी किसी क्रेडिटर को पे करना है, परचेजिंग करनी है, तो कैश की बिना पर ही करनी है। तो अगर हमारा ये प्रोजेक्ट हमें कैश ही रिटर्न ना दे सका, सिर्फ किताबी इनकम हमें शो कर रहेगा कि आपकी इतनी इनकम होगी, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं है। हमने जस्ट ये देखना है कि हमें कैश रिटर्न किस प्रोजेक्ट से ज्यादा मिल रहा है, ताकि हम अपने नेट वर्किंग कैपिटल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें और जब उसकी जरूरत हो तो कैश को अवेलेबल टू यूज कर सकें। इवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट्स, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, अभी हमने जो देखना है वो सिर्फ ये दो देखेंगे हम इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में जो हमने या इस क्लास में भी देखना है वो सिर्फ इन दो टॉपिक्स को देख। सबसे पहले आ रहा है जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, ये क्या होता है जी। जनरेट में हम ये देखेंगे कि हमने कौन कौन सी जो है ना प्रपोजल्स हमारे पास अवेलेबल है कि जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या जिनमें हम कैपिटल बजटिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, क्या है, प्रपोजल्स हैं, कैन स्टीम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज फॉर पर्पस ऑफ एनालिसिस। प्रोजेक्ट्स में बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। मतलब आप जिनमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसको आप कह लें कि आप 5 किस्म के एसेट्स हो सकते हैं, ये 5 किस्म की कैटेगरीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स रखती हैं। हम इसमें पहली क्या है जी, न्यू प्रोडक्ट, आप चाह रहे हैं जी नई प्रोडक्ट लगा दें, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कर दें, कोई भी प्रोडक्ट है उसका सप्लीमेंट आ गया वो आप लाना चाह रहे हैं, तो ये भी आपकी कैपिटल बजटिंग होगी, उसकी स्ट्रेटजीज मुख्तलिफ होंगी, उसकी कैश आउटफ्लोज मुख्तलिफ होंगी। दूसरा आ रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट या बिल्डिंग, बिल्डिंग या इक्विपमेंट जो है ना उनको रिप्लेस करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, वो ज्यादा प्रोडक्शन दे रही है आपको, तो आप चाह रहे हैं इस हमारी जो करंट इस वक्त टेक्नोलॉजी है उसको रिप्लेस कर दिया जाए, तो ये भी एक बजटिंग कैपिटल बजटिंग प्रोसेस होगा, ये भी एक तरीके कार से चलेगा, फिर जाके बिजनेस को रिप्लेस करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप करवाना चाह रहे हैं जी, हमारी सेल दिन ब दिन डाउन हो रही है तो हम इसका क्या करें, इसको फिर उसके लिए आप रिसर्च करेंगे, आप इसके लिए कुछ टूल्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे, एनालिसिस्ट को हायर करेंगे ताकि वो ये रिसर्च करें कि हमारी जो है ना सेल क्यों डाउन जा रही है। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन भी ये है कि मार्केट में इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सी नई चीज़ लॉन्च हो रही है, उसको एक्सप्लोर करें ताकि हम भी उससे बेनिफिट ले सकें। या अदर कोई सेफ्टी रिलेटेड आप बजटिंग करना चाह रहे हैं कैपिटल के, आपके बिजनेस में जो है ना वो कोई भी इक्विपमेंट आप इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, या पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस आप लगाना चाह रहे हैं कि आपकी कंपनी में जो है ना लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, तो इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट, तो ये 5 किस्म की आपकी कह लें इन्वेस्टमेंट है, या 5 किस्म के आपके पास प्रपोजल्स हैं। अब इनका अलग अलग आगे ट्रीटमेंट होगा, हर एक का अलग अलग कैश फ्लोज होगी। अब स्क्रीनिंग क्या होती है, स्क्रीनिंग आपने जो प्रपोजल एक दफ़ा बना ली, उस प्रपोजल को आप अपनी कंपनी में जो जो उस प्रपोजल से रिलेटेड है डिपार्टमेंट उसको पेश करेंगे कि हमारी इस प्रपोजल को आप स्क्रीन करें, इसको फिल्टर करें, देखें इसमें क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, क्या इसके बेनिफिट मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, उसके मुताबिक उसको अप्रूव करें। मोस्ट फर्म स्क्रीन प्रपोजल्स एट मल्टीपल लेवल्स, ज्यादातर ये होता है मल्टीपल लेवल, जितनी बड़ी कंपनी होगी उसके उतने ज्यादा लेवल होंगे, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलहदा होगा, एचआर डिपार्टमेंट अलहदा होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलहदा होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलहदा होगा। तो जो एक प्रपोजल बनानी है अगर वो सारे डिपार्टमेंट को इफेक्ट कर रही है तो वो प्रपोजल सारे डिपार्टमेंट से होकर फिर अप्रूव होगी। और प्रपोजल ओरिजिनेटिंग इन द प्रोडक्शन एरिया, हम मिसाल ले लेते हैं जी, एक प्रोडक्शन एरिया में हमने एक प्रपोजल जनरेट कर दी और उस प्रपोजल को कैसे अब स्क्रीन किया जाएगा, उसकी हायरार्की क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, वो हम देखते हैं। ये एक चार्ट हमने बना लिया जी, प्रपोजल स्टार्ट होगी टॉप से, सबसे पहले जहां से प्रपोजल ओरिजिनेट हुई है वो अपने सेक्शन ऑफिसर को बताएगा, सेक्शन चीफ को वो प्रपोजल जाएगी, वो देखेगा अगर उसके इख्तियार में हुआ, उसकी लिमिट में हुआ उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना, तो वो प्रपोजल वहीं पर एक्सेप्ट कर ली जाएगी। लेकिन अगर वो प्रपोजल उसकी लिमिट से बियॉन्ड है
मतलब हर सेक्शन में ऑफिसर्स को एक इख्तियारात दिए जाते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट में भी यही है कि हर ऑफिसर के पास इख्तियारात हैं कि वो अपनी लिमिट में रहकर कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर डिसीजन आ गया। अगर यहाँ पे काम हो जाता है तो फिर वो प्रपोजल एक्सेप्ट और इम्प्लीमेंट हो जाती है, लेकिन अगर वो इसकी लिमिट से बियॉन्ड है तो फिर उससे ऊपर प्लांट मैनेजर के पास जाएगी प्रपोजल, देन उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस के पास जाएगी, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी के पास जाएगी, और फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर सारों से वो अप्रूवल नहीं होती तो लास्ट रिसोर्ट बचता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। वहां से अगर वो प्रपोजल अप्रूव हो जाती है या कोई प्रपोजल इतनी बड़ी है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक जानी थी, तो फिर जब वहां से अप्रूव होगी फिर वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आगे यही वो बता रहा है कि हाउ हाई अ प्रपोजल मस्ट गो बिफोर इट इज फाइनली अप्रूव्ड यूजुअली डिपेंड ऑन इट्स कॉस्ट। ठीक है, इसकी कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है कि जितनी बड़ी कॉस्ट होगी उतनी ही ज्यादा हायरार्की उसमें इन्वॉल्व होगी, उतने ही ज्यादा उसमें पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे जो उसको अप्रूव करेंगे। द ग्रेटर द कैपिटल आउटले द ग्रेटर द नंबर ऑफ स्क्रीन्स usually required. The plant manager may be able to approve moderate sized projects on their own, but only higher level of authority approved larger ones। वही बता दिए कि जिस लेवल पर अगर उसके पास अथॉरिटी है, उसकी लिमिट है, तो वो उसको अप्रूव कर सकता है। नंबर 2 पे आ रहा है जी कैपिटल बजटिंग का एक पार्ट हमने देख लिया, जिसमें ये था कि कैपिटल बजटिंग जब आपने करनी है तो आपने क्या प्रपोजल है आपके पास, सबसे पहले प्रपोजल तो लेकर आए, प्रपोजल तो जनरेट करें, देन उसके बाद एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट्स आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैश फ्लो, कि इस जो प्रोजेक्ट आपने प्रपोजल अप्रूव कर दिया हमने, अब ये बताएं कि इससे हमें कितनी इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो मिलेगी। इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होती है, आपको पता होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से अगर हम प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो चल रहा है हमारा ये प्रपोजल इस्तेमाल करने से पहले, प्रपोजल यूज करने से पहले हमारा बिजनेस तो चल ही रहा है, उससे हमें एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेट से हम कहते हैं कि 100 रुपीज हमारे जो है ना, आप कह लें कि एनुअली हमारे पास आ रहे हैं, 100 रुपीज हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम हमारी आ रही है। अब बताएं कि इस प्रपोजल लगाने के बाद आपके इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा या इस ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे क्या फर्क पड़ेगा जो आपने एक्चुअली अभी रिसीव किया है प्रोजेक्ट लगाने से पहले। तो ये कहेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो। One of the most important in capital budgeting is estimating future cash flows for the project. The final result we obtain from our analysis are no better than the accuracy of the cash flow estimated। यही बात वो कर रहे हैं कि जितना अच्छा आपका कैश फ्लो होगा उतनी ही अच्छी आपकी कैपिटल बजटिंग को माना जाएगा कि आपने कैपिटल बजटिंग बहुत अच्छी की है, इससे हमें जो एक्सपेक्टेड हमने कैश फ्लो किया था हमें उससे ज्यादा रिटर्न आ रहा है। इस मीन कि आपका जो प्रपोजल है, आपकी जो प्रोजेक्ट आपने लगाया वो अच्छा लगाया। कैश फ्लो शुड बी डिटरमाइंड ऑन एन आफ्टर टैक्स बेसिस, आफ्टर टैक्स बेसिस पे ही आपने कैश को डिटरमाइन करना था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले एज वेल एज अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट विल बी एक्सप्रेस्ड इन आफ्टर टैक्स टर्म। डिस्काउंट रेट आपने देख लिया था लास्ट टाइम क्या था, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब डिस्काउंट रेट, कि आपको जो फ्यूचर में कैश फ्लो मिलना है उसकी आज वैल्यू क्या है, क्योंकि आपने आज को मद्देनजर रखकर देखना है, क्योंकि फ्यूचर में तो हो सकता है इन्फ्लेशन आने से प्राइसेस बढ़ जाएं और आपका वो जो है वो प्राइस आपको ज्यादा लग रही हो लेकिन असल में उस टाइम उसकी वैल्यू इतनी ना हो। will be expressed in after tax, therefore all forecasted cash flow or flow need to be stated on the equipment after tax basis। सिंपल मतलब बात कि आपने जो कैश फ्लो निकालनी है वो टैक्स माइनस करने के बाद निकालनी है। कैश फ्लो इज एनालाइज्ड ओनली द डिफरेंस बिटवीन द कैश फ्लो ऑफ द फर्म विद और विदाउट द प्रोजेक्ट। वही बात जो ऊपर हमने कही कि नेट ऑपरेटिंग मतलब प्रोजेक्ट लगाने से पहले आपकी क्या आ रही थी, प्रोजेक्ट लगाने के बाद ऑपरेटिंग आपकी क्या आ रही है। अब इसमें जो कॉस्ट इंक्लूड नहीं करनी और कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड करना है वो भी थोड़ा सा हिंट आप ले लेते हैं। संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो आप खर्च तो कर चुके हैं लेकिन अब आपको वो किसी भी तरह रिटर्न नहीं मिलनी है। आप अपना चाहे बिजनेस बंद कर दें चाहे बिजनेस चलाते रहें,
वो कॉस्ट आपको नहीं मिलने वाली। जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक एडवर्टीजमेंट की है बल्क में, हाँ उससे अब आप बेनिफिट लेते रहेंगे, आपकी वो एडवर्टीजमेंट जो जो लोगों तक पहुंचती जाएगी, आपकी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचती जाएगी। तो लेकिन आप उस कॉस्ट को अब किसी तरह रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो संक कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जिसको आप रिकवर ना कर सकते हो, इरिकवरेबल कॉस्ट होगी, उसको आपने इसमें से माइनस नहीं करना कि जी हम अपनी इंक्रीमेंटल जो कैश फ्लो आएगी हमें हर साल उसमें से हम इसको भी माइनस करेंगे, नहीं, इससे माइनस नहीं करना, इससे फिर आपका कैश फ्लो ठीक नहीं आएगा। अनरिकवरेबल पास्ट आउटले दैट एज दे कैन नॉट बी रिकवर्ड शुड नॉट अफेक्ट प्रेजेंट एक्शन और द फ्यूचर। मतलब उससे प्रेजेंट और फ्यूचर के एक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, जो आपने खर्च कर दिया सो कर दिया, उसको अब आपने इसमें से माइनस नहीं करना। जो आपने एस्टिमेट कर ली जिस साल की हमें इतनी इंक्रीमेंटल कैश आएगा, उसको उसमें से माइनस नहीं करना। इन दिस रिगार्ड सम कॉस्ट मस्ट बी इग्नोर्ड। Our concern lies with the incremental costs and benefits. Unrecoverable past costs are irrelevant and should not enter into the decision process. हाँ, अगर इस प्रोजेक्ट के लगाने से आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो वो आप इसमें शामिल करेंगे। मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ रहा है, या कोई एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट अब करनी पड़ रही है, तो फिर वो वाली कॉस्ट शामिल होगी। लेकिन जो कॉस्ट आप पास्ट में कर चुके, चाहे उसका रिलेशन इस नए प्रोजेक्ट से है, तो वो वाली कॉस्ट आप इसमें से माइनस नहीं करेंगे। अभी हम ये वो बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम इसका पूरा फार्मूला देखेंगे कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, और हम उसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे। लेकिन आपने ये भी यहाँ पे याद रखना है, अगर इस तरह की कोई वर्डिंग पेपर क्वेश्चन में आ जाती है तो फिर आपने उस कॉस्ट को ऐड करना है या नहीं करना, वो आपको इन चीज़ों से पता लगेगा। दूसरी आ रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लास्ट भी हमने किया था कि दो ऑप्शंस हैं, बेस्ट ऑप्शन को हासिल करने के लिए जिस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। साल के तौर पे आपके पास एक बिल्डिंग पड़ी हुई है, आप एक प्लांट लगाना चाह रहे हैं, एक फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं। अगर आप उस बिल्डिंग को सेल कर देते हैं तो आपको एक अमाउंट रिसीव होगी, और अगर आप उसको सेल नहीं करते, अपना प्लांट उठाकर वहां पर लगा देते हैं, तो आपको जो प्रोसीड मिलना था उस बिल्डिंग को सेल करने से वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने प्लांट लगा लिया। तो ये जो पैसे आपने छोड़े इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, इसको आप कॉस्ट को ऐड करेंगे। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा वेयर हाउस पड़ा है जो कि इस्तेमाल में नहीं है, आपकी फैक्ट्री की बाउंड्री के अंदर ही, आप उसको रेंट पर भी नहीं दे सकते सिक्योरिटी पर्पज या किसी और वजह से, वो वैसे ही फालतू पड़ा है, क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि ये जो वेयर हाउस है ये अबैंडन्ड है, ये यूजलेस है, ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, आपने वहां पर अपनी फैक्ट्री लगा दी या वहां पर कोई प्लांट नया लगा दिया, तो इसमें आपकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि उस वेयर हाउस से आपको कुछ मिलना ही नहीं था। चाहे उसको आप वैसे ही पड़ा रहने देते, प्रोजेक्ट लगाते या ना लगाते, तो उससे आपको कुछ हासिल नहीं होना था। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी जिसको आप अवेल कर लें अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अगर आप उस प्रोजेक्ट के अंदर अवेल ना करते, आप उसका दूसरा बेनिफिट ले सकते थे, उससे सेल कर सकते थे, या उसको आप रेंट पे लेट आउट कर सकते थे, तो फिर उससे आपको पैसे मिलने थे, लेकिन आपने अब वो काम तो नहीं किया। तो इस तरह की कॉस्ट को भी आपने अपनी कॉस्ट में शामिल करना है, अपनी इनिशियल आउटले में शामिल करना है, अपनी कॉस्ट में शामिल करना है आपने। अच्छा, व्हाट इज लॉस्ट बाय नॉट टेकिंग द नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट। जो हमने प्रोजेक्ट लगाना है उसके लिए हमने जो लॉस्ट किया वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इन ड्राइविंग कैश फ्लोज वी नीड टू कंसीडर एनी अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब आपने ये ड्राइव करना है, अपना प्रोजेक्ट लगाना है, तो देखना है कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर हम ये प्रोजेक्ट ना लगाएं तो हमें कहाँ कहाँ से कुछ रिटर्न आ रहा है, हमें वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो उसको भी आपने क्वेश्चन में देखना है, ढूंढना है कहाँ पे क्या लिखा हुआ। कैलकुलेटिंग इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। हाँ जी, कैलकुलेटिंग इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। अब ये दो तरह की होगी, कैश आउटले और कैश इनफ्लो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज अकर्स ड्यू इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे तो 3 लिखा है, मैंने तो 2 कहा, असल में 2 ही है। 2 का मतलब एक आपका कैश जाना है और दूसरा आपको कैश कितना आना है। जो जाने वाला कैश है मतलब वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आपने जो प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना है, और जो आने वाली है बाकी 2 जो है, एक तो जो सालाना आपको आती रहेगी, और दूसरी जो है वो आपके एट द एंड ऑफ द ईयर, टर्मिनल ईयर, जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाना है तब आपका जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो होना है वो थोड़ा ज्यादा होना है। वो कैसे ज्यादा होना है, क्योंकि उसमें कुछ रॉ मटेरियल या कुछ
वेस्टेज वगैरह बचा होगा, कुछ प्लांट वगैरह के सॉल्वेज वैल्यू होगी, रीसेल वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसमें वो भी आपने ऐड करना है। तो वो आपका लास्ट ईयर का, यानी कि थर्ड जो इसमें तीसरा कह रहा है वो तीसरा कैश फ्लो होगा। इनिशियल कैश आउटफ्लो, पहला जो कह रहा है इनिशियल कैश आउटफ्लो, ये हमेशा आउटफ्लो ही होगा, क्योंकि आपने जब कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा आपको, तो वो आपका इनिशियल होगा और वो आउटफ्लो ही होगा। नंबर 2, ये इंटरम इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, जो सालाना आपको इससे मिलना एक्सपेक्टेड है इस प्रोजेक्ट से, वो आपका इंटरम कैश फ्लो कहलाएगा। और लास्ट कौन सा होगा, टर्मिनल ईयर इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लो। नेट का मतलब इसमें से कोई ना कोई चीज माइनस जरूर होनी है, जाहिर बात है जब आखिरी साल में आप कुछ चीजें बेचेंगे तो उस बेचने पे आपको टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, तो वो टैक्स वगैरह उसमें से माइनस करना होगा आपने। अब आ जाते हैं इनिशियल कैश फ्लोज। जैसे अभी मैंने बात की, द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स इज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। अब वही चीज के जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एडजस्ट होगी उसमें, संक कॉस्ट उसको तो वैसे ही हमने इग्नोर कर देना है। उसके अलावा हमने जब कोई प्लांट परचेज किया उसके साथ कोई ना कोई एक्सपेंसेस जरूर जुड़े होंगे, प्लांट खुद ही हमारे घर में नहीं आ जाएगा, हमें उसकी शिपमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा, इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा, या उसकी इंस्टॉलेशन पे हमें कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये जो भी है ना, ये कैश, ये एडजस्टमेंट के जुमरे में आएगा कि हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको एडजस्टमेंट के साथ नोट करना है। एडजस्टमेंट का मतलब टू रिफ्लेक्ट द टोटलिटी ऑफ कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद इट्स एक्विजिशन, उसके हासिल करने में जो जो उसका कॉस्ट लगी है वो उसकी एक्विजिशन या उसकी इनिशियल कॉस्ट में शामिल होगा। अब वो कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती हैं, वो बाय नेम एग्जांपल हमने कुछ लिख दी यहाँ पे, जैसे कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ गई, चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब कि आपने कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर दी, या उस प्रोजेक्ट के लगाने से आपका नेट ऑपरेटिंग जो है ना वो चेंज हो गया, मतलब पहले आपको प्रॉफिट आ रहा था 1 लाख रुपया, अब आपके कुछ एक्सपेंसेस और बढ़ गए। जाहिर बात है अगर आपने प्लांट लगाया तो उससे आपने कुछ बंदे भी हायर किए, कुछ टेक्निकल ऑफिसर भी हायर किए, सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल उसमें यूज होगा, तो वो नेटवर्किंग आपका कैपिटल, वो आपने देखना है हमारा नेटवर्किंग कैपिटल प्रोजेक्ट लगाने से पहले जो था और लगाने के बाद क्या है, दोनों में से देखना है, प्लस माइनस वो इसमें करना पड़ेगा। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजिशन ऑफ एनी रिप्लेस्ड एसेट, करंटली जो एसेट चल रहा है अगर आप उससे रिप्लेस करके प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसका प्रोसीड भी आपने इसमें प्लस या माइनस करना है, एडजस्ट करना है उसमें। अगर प्रोसीड आपका आपको रिसीव हुआ है कैश की सूरत में तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो आपका असल में इनिशियल कॉस्ट में शामिल नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई नुकसान हुआ है उल्टा, तो आपने वो नुकसान उसमें से माइनस कर देना है। उस नुकसान को भी आपने समझना है कि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में इस जुमरे में आ गई है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हेड में उसको डाला जा सकता है। और टैक्स एडजस्टमेंट, अगर उस पर कोई टैक्स आपको पे करना पड़ा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे टैक्स, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लांट खरीदने पे टैक्स है, वो भी आप उसमें ऐड कर देंगे। या अगर आपको कोई टैक्स बेनिफिट मिल गया, आपने कोई ऐसा प्लांट मशीनरी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर लिए जिससे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो वो टैक्स बेनिफिट भी उसमें से माइनस हो जाएगा। अलगर्ज ये कि जितने आपके पैसे लगेंगे सिर्फ वही आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, जितने उसमें से आपको बेनिफिट मिल जाएंगे वो चीजें सारी, वो कैश फ्लो सारा माइनस कर दिया जाएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले की सूरत में सबसे पहले आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ नेट एसेट्स, जो भी नेट एसेट आपने लगाया है उसकी कॉस्ट क्या है, उसमें आपने ऐड कर देना है कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर्स। अब कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, इसकी अलहदा से हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है जो कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से, उसमें तमाम डिटेल में दिया है कि कौन कौन सा एक्सपेंस जो है वो रेवेन्यू नेचर का है और कौन कौन सा जो एक्सपेंस है वो कैपिटल नेचर का है। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर उसको देख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे इंस्टॉलेशन आ गई, ये शिपिंग चार्जेस, ये क्या होंगे आपके उसमें इनिशियल कॉस्ट में, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में शामिल होंगे। ऐड करना है आपने ग्रीन वालों को, लेस करना है आपने रेड वालों को। ऐड क्या करेंगे, अगर कुछ इंक्रीज हो जाता है इस प्रोजेक्ट के लगाने से, कुछ आपके नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो में इंक्रीज आता है, इंक्रीज तो नॉर्मली नहीं आएगा, डिक्रीज ही आएगा क्योंकि पैसे जा रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई बेनिफिट आपको इसके साथ मिल रहा है तो वो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पैसे जा रहे हैं इसके अलावा एक्स्ट्रा, तो वो आप उसमें से क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ये आगे जाके हम न्यूमेरिकली देखते हैं, फिर आपके माइंड इसमें क्लियर होगा। उसके बाद लेस क्या करना है, नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स।
अगर कोई एसेट उसी वक्त आप सेल कर रहे हैं, उस रिप्लेस कर रहे हैं नए एसेट की जगह, तो उस रिप्लेस वाले एसेट से जो आपको रिटर्न आ रहा है वो भी आप उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि असल में वो आपका आउटफ्लो कैश नहीं है, वो आपका वापस आ रहा है उसमें से। तो ऐड करना है। अगर कोई टैक्सेस आप उस प्रोजेक्ट पे दे रहे हैं, एक तो प्रोजेक्ट एक टैक्स होगा जो आपका इंक्रीमेंटल कैश फ्लो पे सालाना आपको देना पड़ेगा, वो यहाँ बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आपने उस प्रोजेक्ट को, उस एसेट को खरीदते वक्त जो टैक्स दिया है वो भी उसकी कॉस्ट में शामिल होगा। लेस क्या करना है, टैक्स सेविंग। कोई जैसे पहले बात होगी, अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आप लेकर आ रहे हैं, जिस तरह अकाउंटिंग की बुक में लिखा हुआ है ग्रीन ग्रीन इंडस्ट्री, आई थिंक ग्रीन इंडस्ट्री कुछ ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं कि जो पहले यहाँ पर ना हो, आईटी से रिलेटेड हो, या जिससे पाकिस्तान को बेनिफिट हो, फॉरेन एक्सचेंज आए। तो इस तरह की अगर कोई इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है टैक्स में, तो वो टैक्स वापस उसमें आपने कॉस्ट में ऐड करना है, सॉरी लेस करना है आपने उसमें से, क्योंकि वो आपका एक किस्म का सेविंग है। इंटरम इंक्रीमेंटल जो अब सालाना आपको मिलना है, वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी भी एडजस्टमेंट्स होंगी, उसमें से भी कुछ चीज़ें माइनस होंगी और कुछ चीज़ें ऐड होंगी। द फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज नोन एज इंटरम नेट कैश फ्लो। फ्यूचर में जो सालाना आपको मिलनी है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले देखना है नेट इंक्रीज कितना हुआ हमारा किसमें, ऑपरेटिंग रेवेन्यू में। ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या मैंने बताया था, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप माइनस कर देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आपका इंटरेस्ट शामिल नहीं होता, आपका टैक्स शामिल नहीं होता। जो इंटरेस्ट आपने कमाया या जो इंटरेस्ट आपने पे किया, वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में शामिल नहीं है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपने ये देखना है कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपकी स्टेटमेंट बनी हुई थी उसमें कितना इंक्रीज आया। उसमें जितना इंक्रीज, जाहिर बात है हम जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो इंक्रीज के लिए लगा रहे हैं, डिक्रीज के लिए तो नहीं लगा रहे हैं। तो अगर हम वो प्रोजेक्ट लगा के इंक्रीज ही ना हो तो हम उस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये देखा कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू में कितना चेंज आया, वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें इससे सालाना इतना इतना चेंज मिलेगा या इतना इतना ऑपरेटिंग नेट रेवेन्यू हमें एक्सपेक्टेड है। फिर नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्स डेप्रिसिएशन चार्जेस। अब डेप्रिसिएशन जो है ना, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ये कैश की सूरत में पे नहीं किया जाता। तो टैक्स के जुमरे में जब टैक्स लगाना होता है, इसको हम माइनस कर देंगे उसमें से, अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हमने इसको माइनस कर दिया। देन तो फिर क्या आ गया, नेट चेंज इन इनकम बिफोर टैक्सेस। ये डेप्रिसिएशन क्यों माइनस की, क्योंकि हम अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से टैक्स माइनस करना चाह रहे थे कि हमें जो सालाना मिलेगा इनकम, उस पर हमने टैक्स कितना पे करना है। तो टैक्स आपने डेप्रिसिएशन निकालने के बाद पे करना है। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्स, जिस साल तो नुकसान हो गया उस साल टैक्स बेनिफिट आपको मिल गया, क्योंकि अकाउंटिंग में अगर आपको लॉस हो गया बिजनेस में तो आपको टैक्स बेनिफिट है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, जितना उस साल टैक्स बनना था वो छूट गया आपकी, माफ हो गया आपको। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेट चेंज इन इनकम आफ्टर टैक्सेस, तो टैक्स माइनस करने के बाद आपके पास आ गई नेट चेंज इनकम आफ्टर टैक्स। उस कैश फ्लो में आफ्टर टैक्स आपके पास इस वक्त सिचुएशन आ गई। इसमें अब आप क्या कर देंगे, वापस डेप्रिसिएशन वाला जो एक्सपेंस आपने माइनस किया था वो वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि असल में हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो है कैश कितना आया बिजनेस में इस प्रोजेक्ट की मदद से, ना कि हम इसमें देख रहे हैं नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तो तमाम एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाते हैं जो कि नॉन कैश भी हो, जैसे डेप्रिसिएशन है। लेकिन हमने यहाँ पे एनालिसिस ये करना है कि हमारा जो है ना कैश फ्लो कितना आएगा। जब डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लो आ जाएगा हर साल का। अभी इसमें टर्मिनल रह गया, ये जो नेट फ्लो आएंगे ये आपके जो सालाना रेगुलर आने हैं वो आएंगे, लेकिन जिस साल आपका प्रोजेक्ट एंड होना है उस साल कुछ थोड़ी सी अमाउंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। तो वो देख लेते हैं, वो कौन सी है, टर्मिनल ईयर। वी अप्लाई द सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर दिस पीरियड कैश फ्लो एज वी डिड टू दोस इन ऑल द इंटरम पीरियड। तमाम वही स्टेप्स होंगे जो हमने पीछे कर लिए, लेकिन उसमें थोड़े से इजाफी आ जाएंगे। इन एडिशन वी गिव स्पेशल रिकॉग्निशन टू अ फ्यू कैश फ्लो देयर आर ऑफन कनेक्टेड ओनली विद द प्रोजेक्ट टर्मिनेशन। जैसे प्रोजेक्ट टर्मिनेट होगा, कुछ रॉ मटेरियल बचेगा, कुछ वेस्ट बचेगी, जो भी होगा वो सारा आपने सेल किया, उससे आपको प्रोसीड मिल गया, उस प्रोसीड पे अगर आपने कोई टैक्स दे दिया
तो टैक्स माइनस होने के बाद वापस वो जो प्रोसीड है अपनी लास्ट ईयर की कैश फ्लो में ऐड कर देंगे आप। टैक्सेस ऑन सेल प्रोसीड्स अप्लाई, वही जो मैंने अभी आपको बता दिया, इसका आप फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले नेट वही जो हमने पीछे देखा था, उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, नेट आ गया, फिर टैक्स माइनस कर दिया, फिर नेट आ गया, देन उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर दी, तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आ गया। अब टर्मिनल ईयर में जो लास्ट ईयर की होगी, जो अमाउंट आ रही होगी, उसमें आपने ये चीजें ऐड करनी है। आगे जाके हम न्यूमेरिकल भी देखते हैं, आप परेशान ना हो कि सर ये आप डिटेल में बताए जा रहे हैं। डिटेल में बताने का मकसद है कि आपके माइंड में स्केच बैठ जाए कि भाई हमने आगे जाके करना क्या है। डायरेक्ट ही अगर मैं न्यूमेरिकल पे आ जाऊंगा तो आपको समझ नहीं लगेगा सर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब। सॉल्वेज वैल्यू, फाइनल जो सॉल्वेज वैल्यू आ रही है प्लस में आ रही है तो ठीक है, माइनस में कैसे हो सकती है, माइनस में नहीं होगी, तो प्लस में आ गई, तो ये आपने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। टैक्स, अगर को टैक्स देना पड़ गया तो वो माइनस कर देना है, टैक्स सेविंग हो गई तो वो आपने माइनस कर देनी, वो आपने ऐड कर देनी है, सॉरी। डिक्रीज और इंक्रीज लेवल ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल में अगर कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो वो भी इसमें ऐड कर देना है। मतलब कोई सैलरी देनी पड़ रही थी टर्मिनल ईयर में, नहीं देनी पड़ेगी, तो वो भी आपका एक किस्म का बेनिफिट हो गया। या कोई सैलरी आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ गई है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस करने पड़ रहे हैं, आपने प्लांट ही ऐसा लगा लिया था कि जिसकी वेस्ट ऐसी थी कि जो वेस्ट आप इधर नहीं फेंक सकते थे, उस वेस्ट को फेंकवाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग कॉस्ट देनी पड़ रही है, तो वो भी आप उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, टर्मिनल ईयर। चलेंगे अब आ जाए एग्जाम्पल पर। हमने पीछे पढ़ा था कि प्रपोजल चार पांच किस्म की है। अभी हम वन बाय वन की एग्जांपल करेंगे। अभी आज हम करेंगे सिर्फ एग्जांपल ऑफ एसेट एक्सपेंशन की, कि हम अगर एसेट एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल अगर पेपर में आती है तो वो किस तरह से आती है। ले जी पढ़ते हैं जी। सबसे पहले अ फेवर फिश फार्म इज कंसीडरिंग इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू फिश फ्लॉक फैसिलिटी। वो कह रहे हैं जी वो नई फैसिलिटी लगाना चाह रहे हैं, या नया प्लांट या नया फिश फार्म बनाना चाह रहे हैं। टू लॉन्च द फैसिलिटी इट विल नीड टू स्पेंड 90,000। उन्होंने एस्टिमेट कर लिया अगर ये फैसिलिटी लगानी है तो सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट कितनी करनी पड़ेगी, 90,000। फॉर स्पेशल इक्विपमेंट द इक्विपमेंट हैज यूजफुल लाइफ फॉर 4 years। 4 साल तक ये जो है ना इस्तेमाल हो सकती है बस। एंड इज इन 3 year प्रॉपर्टी क्लास। अब ये क्या चीज़ है, 3 year प्रॉपर्टी क्लास, ये एक डेप्रिसिएशन मेथड है कि जो इस्तेमाल होता है मोस्टली बिजनेस के अंदर। डेप्रिसिएशन मेथड दो किस्म के होते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, ये एक अलहदा से एक टॉपिक है लेंथी, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा वो डिमिनिशिंग इस्तेमाल होगा। डिमिनिशिंग क्या होता है, साल के शुरू में आपकी जो एसेट की वैल्यू थी, पहले साल के एंड पे आप उसमें एक परसेंटेज लगाते हैं कि जी इतने परसेंटेज ये एसेट हमारा इस्तेमाल हो गया, डेप्रिसिएशन हो गई, वो माइनस कर देते हैं आप उसमें से। अब साल के बाद उसकी बुक वैल्यू एसेट की कम हो गई है क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दी। अब अगले साल जब आपने डेप्रिसिएशन के लिए वैल्यू लेनी है तो वो पहले साल वाली कॉस्ट की वैल्यू नहीं लेनी, आपने वैल्यू लेनी है जो आपकी बुक वैल्यू है जो माइनस हो चुकी है, उस पर आप दोबारा परसेंटेज लगाएंगे तो फिर उसमें से माइनस करेंगे कि कितनी डेप्रिसिएशन हमारी इस साल बनती है। तो ये एक पूरा एक चार्ट इन्होंने पहले से ऑलरेडी बनाया हुआ है बुक में, वो गिवन है कि 3 year क्लास है उस पर कौन से रेट लगेंगे, 4 year क्लास है, 10 year क्लास है, 5 year क्लास है, तो उसके अलग अलग ऐसे रेट इन्होंने दिए हुए हैं। आपने जस्ट वो रेट याद कर लेने हैं या वो रेट आपने कैलकुलेट करना सीख लेने हैं कि कैसे वो कैलकुलेट होते हैं, वो भी आगे जाके आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ पर सिर्फ आपको ये बता दिया कि डेप्रिसिएशन भी कैसे कैलकुलेट करनी है आपने। शिपिंग एक्सपेंडिचर इक्वल टू 10,000, ये वही जो उसकी एडजस्टमेंट में आना है इनिशियल कॉस्ट की। मशीनरी हैज एन एक्सपेक्टेड फाइनल सॉल्वेज वैल्यू 4 year फ्रॉम नाउ इज ₹15,600, जो उसकी फाइनल सॉल्वेज वैल्यू होगी वो ये होगी। द मशीनरी इज टू बी हाउस्ड इन द अबंडेंट वेयर हाउस नेक्स्ट टू द मेन प्रोसेसिंग प्लांट। जो नया उसका प्लांट लगाना है, जो प्लांट लगा हुआ है उसके साथ ही एक वेयर हाउस पड़ा है, अबंडेंट है, बेकार है, उसमें हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई नहीं हमें देनी पड़ रही, नया प्लांट लगाने के लिए हमें कोई रेंट नहीं देना पड़ रहा या हमें कोई परचेजिंग नहीं करनी पड़ रही। तो इसका मतलब ये वही इसकी कॉस्ट उसमें शामिल नहीं होगी जो इनिशियल आउटले होगा। द ओल्ड वेयर हाउस हैज नो अल्टरनेटिव इकोनॉमिक यूज। बता दिया उसने कि जो ओल्ड वेयर हाउस है उसका कोई इकोनॉमिक यूज नहीं है, मतलब उससे कोई पैसा हमें नहीं मिलने वाला, नो एडिशन होनी है नेटवर्किंग कैपिटल, वो बता दिया उसने।
द मार्केटिंग डिपार्टमेंट envision that use of the new facility will generate additional net operating revenue cash flows before consideration of depreciation and taxes। इन दोनों के कंसिडरेशन करने से पहले, माइनस करने से पहले जो हमें इंक्रीमेंटल मिलेगा 4 सालों का, वो नीचे गिवन है जी। जो हमें 4 साल का गेन है, पहले साल इतना आएगा, दूसरे साल इतना, तीसरा 4 साल, 4 साल का हमें आ गया। टैक्स जो रेट इन्होंने एस्टिमेट कर लिए जी 40% के लगभग हमें हर साल टैक्स पे करना पड़ेगा इसमें से। तो कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, दोनों ही बताएं जी, आउटफ्लो कितना हुआ और इनफ्लो में कितना होगा, वो दोनों आप यहाँ पे माइनस करें। तो जी सोल्यूशन में आ जाए। सबसे पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो निकालना है आपने। कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है जी 90,000। एक्सपेंडिचर जो 10,000 आपने शिपिंग पे दिए वो ऐड कर दी। इसके अलावा और कोई कॉस्ट नहीं आई एसेट में, तो ये आपकी क्या आ गई, इनिशियल आउटफ्लो, पहली चीज आ गई। अब इंक्रीमेंटल जो सालाना आनी है वो निकालते हैं। नेट चेंज इन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो क्वेश्चन में गिवन है वो नेट चेंज इन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, मतलब सारी उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आपको बता दिया जी ये आपके पास इंक्रीमेंटल बनेगा। ये इंक्रीज हुआ है हमारा पिछले साल और इस साल में, जो डिफरेंस आया वो ये आ, उन्होंने 4 सालों का पहले ही एस्टिमेट कर लिया, उसमें डेप्रिसिएशन वगैरह शामिल नहीं की। हम इसमें डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, शामिल करेंगे। डेप्रिसिएशन इसमें से हमने माइनस कर दी सारी। ये डेप्रिसिएशन रेट कैसे आया, ये डेप्रिसिएशन का एक टेबल है अलहदा से, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जो 5 ईयर का होगा, जो 10 ईयर का होगा, उस पर कौन कौन से रेट लगने हैं। ये डेप्रिसिएशन वहां से कैलकुलेट होगी। देन उसके बाद नेट चेंज इन इनकम बिफोर टैक्सेस, उसमें से जब हमने माइनस कर दिया, इन सारी वैल्यूज में से हमने क्या कर दिया, ये सारी चीजें माइनस कर दी, तो ये हमारा क्या आ गया, बिफोर टैक्सेस हमारी इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आ गया। इसमें से अब हम क्या करेंगे, जो टैक्सेस है उसको माइनस करेंगे। ये टैक्स कितना है जी हमारा 40%, इसका 40% लिया तो ये आ गया, इसका 40% ये, इसका 40% ये, इसका 40% किया तो वो ये आ गया। अब इन सारों में से आपने ये माइनस, इसमें से माइनस किया तो इधर वैल्यू, इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है। इसमें से आपको टैक्स बेनिफिट हुआ ये, तो ये अमाउंट कौन सी वाली आ गई, बड़ी आ गई -4, क्योंकि लॉस ये था, इतना लॉस हो रहा था आपको इस साल, बाकी सारों में देखें आपको प्रॉफिट हो रहा है, जबकि इस साल दूसरे साल आपको थोड़ा सा लॉस हुआ है कि आपका जी वो इंक्रीमेंटल कैश तो आया है, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से आपको जो है ना लॉस पे करना पड़ रहा है। वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपको 8,000 का लॉस हो गया। इसमें से आपको टैक्स बेनिफिट मिल गया, चलो ठीक है, आपका जो टैक्स बनता था वो आपको नहीं देना पड़ा। आप 40% जो देना था आपने, अगर यही 8,000 प्रॉफिट में होता तो आपको ये 3200 रुपये आपको प्रॉफिट देना पड़ना था, लेकिन अब ये नहीं देना पड़ा। तो अब आपका लॉस कितना कम हो गया, लॉस आपका और कम हो गया, मतलब 8,000 लॉस नहीं हुआ, 8,000 में से जो बेनिफिट आपको मिला वो आपने माइनस कर दिए, तो ये आपका बेनिफिट हो गया, लॉस कम हो गया असल में। देन उसके बाद वापस अपनी डेप्रिसिएशन चार्जेस जो नॉन कैश चार्ज थे, क्यों हम इसको प्लस माइनस करते हैं, क्योंकि ये असल में कैश फ्लो नहीं है, ये असल में नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, इसको वापस ऐड कर दिया जाता है ताकि एक्चुअल कैश हमारे पास पता लग जाए कि एक्चुअल कैश पोजीशन क्या है इस प्रोजेक्ट से। तो ये हमने वापस इसमें ऐड कर दिए, ये चूंकि इसमें ऐड होने का मतलब माइनस होगा इसमें से, ये आ गया, ये वैल्यूज आ गई, ये सारी आपकी क्या आ गई, नेट ऑपरेटिंग इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज आ गई। अब ये जो चौथे साल की है, फोर्थ ईयर, लास्ट ईयर, टर्मिनल ईयर, इसमें कुछ चीजें ऐड होंगी, हमने लास्ट सीखा था कि इसमें जो चीजें ऐड होंगी वो हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले तो ये वो थी वैल्यू जो हमारी डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद आई, इसमें क्या ऐड कर दिया आपने, सॉल्वेज वैल्यू, यहाँ लिखना था, ये 16,500 आपने इसमें ऐड कर दिया। हाँ, ये जो 16,500 आप बेच रहे हैं इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो प्रोसीड आपको, जो कैपिटल गेन जिसको हम कहते हैं कि लास्ट ईयर जब कैपिटल सेल किया जाता है तो उस पर जो गेन होता है वो आपने क्या करना है, उस पर टैक्स देना है, क्योंकि अगर आप डेप्रिसिएशन लेते हैं तो फिर आपको इसके गेन पे टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लेते तो फिर आपको इस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपका क्या आ गया, इतना टैक्स आपका बन गया 40% के हिसाब से। ये 40% इसमें से आपने माइनस किया और बाकी इसमें ऐड कर दिया, तो ये आपकी टर्मिनल ईयर की इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आ गई। ठीक हो गया। अब इसको और ये पिछली 3 वैल्यूज को जब आप, ये जो 3 आई हैं आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपकी टोटल कैश फ्लोज आ जाएगी।
अच्छा, अब आपके ज़हन में कन्फ्यूजन होगी कि ये जो हमने डेप्रिसिएशन ली है ये कहाँ से ली है, तो वो मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ। इस डेप्रिसिएशन सिस्टम को कहते हैं मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। ठीक है, एक मिनट, ये मैकर्स, MACRS, पहला पहला वर्ड लें तो ये बनता है मैकर्स। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में ये वाला जो है ना, इस बुक में ये वाला मेथड इस्तेमाल हुआ है ज़्यादा। ये क्या होता है, इसमें जो है ना डेप्रिसिएशन मैक्सिमम वैल्यू पे ली जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर एसेट को इस्तेमाल करते हैं तो वो कितना ज़्यादा डेप्रिसिएट हो जाता है, कितनी जल्दी वो ख़त्म हो जाता है। तो वो ये वाला मेथड अडॉप्ट करता है 200%, मतलब डबल डेप्रिसिएशन मेथड इसको आप कह लें। ठीक है, ये वो 3 ईयर क्लास बताएगा कि आपका एसेट जो है ना, क्वेश्चन में बता देगा कि आपका एसेट किस ईयर ऑफ क्लास में फॉल कर रहा है। 7 साल का है तो उसकी 8 साल की डेप्रिसिएशन, 10 साल का है तो उसकी 11 साल की डेप्रिसिएशन, 3 साल का है तो उसकी 4 साल की डेप्रिसिएशन ली जाएगी और वो इस रेट पे ली जाएगी। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये रेट कैसे कैलकुलेट किया, तो चले वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मजे की बात यह है कि इन सारों का सम जो है ना वो 100% ही होना है। ठीक है, सिर्फ होना ये है कि वो जितने साल बढ़ते जाएंगे उतने साल उसकी डेप्रिसिएशन कम ज्यादा होती जाएगी। पहले साल ज्यादा, उसके बाद कम कम होती होती उस हिसाब से होती जाएगी। अब ये कैसे कैलकुलेट हुआ, चलें वो एक्सेल की शीट पे है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जरा। ये देखें, ये चार्ट बना हुआ है मॉडिफाइड एक्सेलरेशन कॉस्ट रिकवरी सिस्टम 200%। ये डबल डेप्रिसिएशन मेथड होता है 3 सालों में। ये डेप्रिसिएशन ये कैसे लेनी है, अब लेट्स सपोज हम फर्ज कर लेते हैं हमारा जो कॉस्ट है ना उसकी प्राइस है 100, यहाँ पे कर लेते हैं 100 रुपीज का हमारा क्या है एसेट आ गया। अब हमने कितने साल का उस पर कैलकुलेशन करनी है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल हम ये साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक हो गया, हम कहते हैं जी 3 सालों का उसकी 3 ईयर क्लास है, तो बताएं उसकी हर साल कितनी डेप्रिसिएशन होगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम फर्ज कर लेते हैं जी उसकी कॉस्ट की प्राइस क्या है, एसेट की प्राइस है जी, कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी आ गई 100 रुपीज। ठीक हो गया, अब ये कितने साल केस है जी, हम कह लेते हैं जी 3 ईयर है जी। कितने, 3 ईयर क्लास, मतलब एक एसेट हमारा 3 साल चलेगा बस मैक्सिमम। तो फॉर्मूला इसका क्या है, 1/3। 3 साल होगा तो हमने इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लिया ना, इक्वल पोर्शन में हम इसको डिवीजन दे लेते हैं कि हर साल में इतना इतना हमारा इस्तेमाल होगा, 1/3 हिस्सा कर लिया कि हर साल तीसरा हिस्सा उसका वेस्ट हो जाएगा। ये आ गया। अब जो एक्सेलरेटेड ये वाला मैकर्स है ये है डबल, मतलब 200% इस पे आपने डेप्रिसिएशन रेट लगाना है। तो जब इसका 200% करेंगे, मतलब इसका हम 200% लगाएंगे तो वो डबल हो जाएगा, मतलब इसको डबल कर लेते हैं हम, तो ये कितना हो गया। हाँ, अच्छा ये देखें, इसको अगर हम डबल करना चाहें तो उसे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा पहले साल का डेप्रिसिएशन रेट आ गया। ठीक है, मतलब पहले साल हमने इसको डेप्रिसिएशन रेट लगाना है ये। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो 66.6 है, इसको अगर हम 100 से मल्टी परसेंटेज में कन्वर्ट करें, जैसे यहाँ से इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ और इसके 2 डिजिट में अगर लूँ तो ये आ गया 66 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे आ रहा है 33 पॉइंट। तो ये जो मैकर्स है ये कहता है कि आपने पहले साल हाफ ईयर का उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और बकिया हाफ जो है ना अगले साल चौथे साल में, क्योंकि हो सकता है एसेट जो है वो पहले साल के दरमियान में खरीदा हो। जरूरी तो नहीं है कि 1 जनवरी से एसेट खरीदा और बिजनेस में लगा दिए, साल के दरमियान में भी होता है। तो इस डाउट को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा था कि आप ये इसको क्या करें, हाफ ईयर करें। तो इसका अगर हाफ करें तो वापस ये 33 पॉइंट आ जाता है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो ये आ गया। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन पता लग गई कैसे आ गई आपकी, 33.33 आ गई। अब अगले साल आ जाए, अब बुक वैल्यू कितनी बनी है एसेट की, बुक वैल्यू कैसे आती है, ये डेप्रिसिएशन इसमें से हम माइनस करेंगे। हम लगा लेते हैं जी यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितनी है, सॉरी यहाँ पे लिखे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितनी है इसका 33% लें, इक्वल इस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये जो रेट हमने निकाला है ये कितना आ गया 33। तो बुक वैल्यू कितनी आई, इसको इससे माइनस कर दें आप,
ये आपकी पहले साल की बुक वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, मतलब पहले साल के बाद आपकी बुक वैल्यू ये 01 में आप पहले साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की, अब उसकी बुक वैल्यू ये, अब अगले साल आ जाए। अगले साल आप क्या करेंगे, अगले साल आप जो ये रेट लगाएंगे, रेट तो यही लगेगा, लेकिन अब इस रिमेनिंग पे लगेगा रेट। ये जो रिमेनिंग वैल्यू होगी, मैकर्स ये वाला जो है डेप्रिसिएशन मेथड, ये कहता है कि जो रिमेनिंग बुक वैल्यू होती है आपने उस पे परसेंटेज लगानी है। अच्छा ये देखें जरा, यहां तक तो आपने ये देख लिया कि 33 इसकी आ गई पहले साल की डेप्रिसिएशन। अब आप क्या करें, माइनस करें इसको, अपनी जो कॉस्ट वैल्यू आपकी आई है डेप्रिसिएशन, वो टोटल वैल्यू में से आप माइनस करें, तो ये आपकी अगले साल वाली क्या आएगी, बुक वैल्यू। एक मिनट, ये क्या आ गई आपकी बुक वैल्यू सेकेंड ईयर। अब आपने इस पे फिर ये परसेंटेज लगानी है, 33 नहीं लगानी, ये तो हाफ ईयर वाली थी, आपने लगानी है जो फुल ईयर की डेप्रिसिएशन है, क्योंकि दूसरे साल के बाद अब ये पूरे साल इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे जब हम इसकी परसेंटेज लगाएंगे, ये वाली डेप्रिसिएशन, तो ये 44 पॉइंट समथिंग आ गई। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये वाली डेप्रिसिएशन आ गई इसकी, इसको इसमें से माइनस कर दें 44.44, तो ये क्या आ गई बुक वैल्यू तीसरे साल की आ गई। अब आप क्या करें, इसमें से माइनस कर दें इसको, तीसरे साल की बुक वैल्यू आ गई। अब इस पर ये आपने पहले साल रेट लगाया, मतलब पहले साल आपकी डेप्रिसिएशन आई, ये दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, ये आपने इसमें से माइनस कर दी, ये आपकी बुक वैल्यू बच गई। इस पे आप फिर परसेंटेज लगाएं अब, जो अपने तीसरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है। ये वाला सेल सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू करनी है, तो ये आपकी तीसरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई। इसको अब आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आपकी लास्ट वाली जो वैल्यू आएगी, जो आखिरी साल फुली वैल्यू खुद ही जो है ना वो डेप्रिसिएट हो जाएगी, सॉल्वेज वैल्यू होगी, ये आपकी डेप्रिसिएशन होगी तीसरे साल की, और ये बुक वैल्यू होगी आपकी चौथे साल की। तो इस तरह से ये रेट बने हैं, तीन रेट। ठीक हो गया, ये वाले रेट यहाँ पर ये आ रहे हैं, और लास्ट वाला रेट तो ये आ गया। इसी तरह अगर आपका कोई जो आपको क्लास 5 वाला एसेट देगा, तो आपने ये रेट भी इसी तरह कैलकुलेट करने हैं कि आपने उसको यहाँ जस्ट चेंज किया होगा, ये जो आपने यूज़ किया था 1/3, 5 ईयर है तो 1/5 हो जाएगा, अगर 7 ईयर है तो 1/7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय इसको 200% कर देना है आपने, वो डबल हो जाएगा। पहले साल आपने हाफ ही लेना है उसका, पहले साल हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन, फिर दूसरे सालों में आपने फुल परसेंटेज पे उसकी डेप्रिसिएशन लेनी है, तो ऑटोमेटिक ये जो वैल्यू आएगी ये उसकी लास्ट वाली वैल्यू बच जाएगी। तो ये मैकर्स जो है, ये मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम, इस सिस्टम के तहत ये क्या करता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो वो क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।